पहले मंडपांचल नाम था। अच्छा। फिर मंडपगिरी, मंडप दुर्ग, फिर सादियाबाद, उसके बाद फिर मांडवगढ़, फिर मांडव और अब जाके मांडू। तो इतने नाम चेंज हुए हैं मांडव के। बहुत लंबा सफर रहा। लंबा सफर। डोमेस्टिक टूरिस्ट एक साल का मांडू में 10 लाख से क्रॉस करने लगा। इतना डोमेस्टिक टूरिस्ट आने लगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलमोस, आपका दोस्त। आपको स्वागत करता हूं। और मैं अभी हूं मांडू में। मांडू जो है मालवा की एक टाइम पर राजधानी हुआ करती थी और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। आई मीन 5th-6th सेंचुरी से लेके अब तक इसका इतिहास बहुत ही बड़ा रहा है और इनको कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। बट वी आर फॉर्चुनेट कि हमें सर मिले, सचिन सर मिले। और ये यहीं पर इनका बर्थ हुआ है और इतिहास को इन्होंने समझा है। अपने बड़ों से इन्होंने कहानियाँ सुनी होंगी, तो वो सारी चीज़ें जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी, हम उस बारे में बात करेंगे आज। तो ओवर टू यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन परमार है। अभी मैं यहाँ पे मालवा रिट्रीट पे कार्यरत हूँ। साथ में साउंड एंड लाइट शो जो मांडू के हाईलाइट पॉइंट है वो भी मैं देखता हूँ। मांडू में बेसिकली 52 किलोमीटर में फैला हुआ है और 52 किलोमीटर की बाउंड्री वाल हैगी यहाँ पे, और उसके बीच में एक किले के रूप में हैगा। यहाँ पे जितना भी चित्तौड़ का किला के रूप में काफ़ी फेमस है वो 32 किलोमीटर का है, लेकिन मांडू का ये जो किला है वो 52 किलोमीटर का है। हमें कहा जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ा किला चित्तौड़ का, लेकिन देखने में आए तो मांडू का ही किला सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मांडू का जो इतिहास है 6ठी शताब्दी से भी पहले का है। यहाँ पे सबसे पहले पाली भाषा चलती थी, फिर संस्कृत, हिंदी, फिर धीरे धीरे और परमार वंशों ने मांडू का निर्माण किया, बताया। लेकिन उससे पहले हमें यही बताया जाता था कि परमारों ने मांडू को बसाया, लेकिन परमारों से बसाने से पहले मांडू एक तपोभूमि रहा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आके यहाँ तपस्या की। यहाँ काफ़ी जैन मंदिर, तो ये जैनियों का भी एक तीर्थ है। तो पहले मांडू तपोभूमि रहा, उसके बाद दार्शनिक हुआ और अब जाके ऐतिहासिक हुआ। ये तो बहुत लंबा सफ़र है मांडू का। मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ा है ना, कल्चर से रिलेटेड मैं इसको कम समझ पाया हूँ। और बाकी दंत कथाएं सुनी हैं, जैसे मतलब ये जो प्रेम की गाथाएं हैं रानी रूपमती और बाल बहादुर शाह के बारे में, तो वो यहाँ मांडू में बहुत फेमस है। आपको नहीं पता होगा कि जो यहाँ पर एक मकबरा या जामा मस्जिद एक मॉस्क है, और जिसका जिसको एज ए एग्जाम्पल लेके, जिसको इंस्पिरेशन लेके शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। तो ये उस समय का सबसे पहला मार्बल का एक मॉन्यूमेंट है, मतलब मार्बल का मॉन्यूमेंट ये सबसे पहला है। तो इसी से इंस्पिरेशन मिला था उनको, इसी की जो रात में जो साइनिंग होती थी, तो उससे ही इंस्पिरेशन मिला था जब वो यहाँ पर थे। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें होंगी जो इस जगह की और विशेषता बढ़ाती होगी। ऐसी कथाएं जो शायद रिटर्न में शायद अवेलेबल ना भी हो, बट वर्बल चलती होंगी। ऐसी कोई जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलो, क्या जैसा ये सर ने होशन शाह का मकबरे के बारे में बताया, तो ताजमहल और होशन शाह के मकबरे दोनों के जो आर्किटेक्ट सेम एक ही रहे, हामिद। पहले मांडू का होशन शाह मकबरा उन्होंने डिज़ाइन किया था, उसी के बाद फिर सेम पैटर्न पे इन्होंने ताजमहल को डिज़ाइन। आर्किटेक्ट सेम था? हाँ, हामिद। अच्छा। फिर ताजमहल बनाया था, उसके बाद फिर उनके हाथ काट दिए गए थे ताकि और कोई दूसरा डिज़ाइन नहीं। तो ये जो हाथ काटने वाला है, जहाँ तक मैंने सुना है कि ये मतलब उड़ी उड़ी कहानी है, मतलब इसका फैक्ट नहीं है, साक्ष्य नहीं है कि ऐसा हुआ था, कहते हैं ऐसा। हाँ, कहते हैं, बट आई डोंट नो, अभी भी साक्ष्य नहीं है, हम वही बातें कर रहे हैं। इसके बाद एक रेवा, एक थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक रेवा कुंड करके है यहाँ पे, एक रूपमती और बाज बहादुर का प्रेम कहानी के हिसाब से बताया जाता है। दोनों शादीशुदा नहीं थे, उनमें प्रेम संबंध संगीत के हिसाब से था।
क्योंकि रानी रूपमती पहले से ही विवाहित थी। ओके। हाँ, रेवा कुंड जो रूपमती महल के जस्ट नीचे है। बाज बहादुर जब एक बार नीचे गए थे तो उन्होंने रूपमती का संगीत सुना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मांडू आइए। चूँकि वो शुरू से ही नर्मदा के भक्त थे, वो बिना नर्मदा के दर्शन किए कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते थे, तो उन्हें पता था मांडू में रेवा कुंड है, नर्मदा का ही दूसरा नाम रेवा है। अच्छा। तो बाज बहादुर ने जब प्रपोजल दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो मांडू में आए। तो उनका रेसिडेंस था जहाज महल के अंदर। जहाज महल के अंदर। हाँ, वहाँ से रेगुलर मॉर्निंग में आते थे, रेवा कुंड में वो दर्शन करते थे, वहाँ पूजा करते थे। और वहीं पे जस्ट है बाज बहादुर का महल लग के, तो वहीं पे बाज बहादुर और रूपमती दोनों संगीत की साधना करते थे। तो बेसिकली ये कहते हैं लोग, अभी किवंदती कर दी कि रूपमती पवेलियन से रूपमती आती थी और वहाँ से नर्मदा के दर्शन करती थी। ऐसा नहीं है। नर्मदा पुराण में नर्मदा जी की आरती में अंकित है रेवा कुंड का। हाँ, तो उसका इतिहास रूपमती महल से भी पहले का है और ऑलरेडी रिकॉर्डेड है नर्मदा पुराण में। तो ये कहना कि वो रूपमती पवेलियन सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि वहाँ से नर्मदा जी के दर्शन हो जाए, तो गलत है। वो पहले से सैनिक चौकी थी, मात्र ऊपर की दो जो गुम्बज दिखती है वो बाद में निर्माण की गई थी, लेकिन बेसिकली रूप से वो सैनिक एक चौकी रही। अच्छा, ये तो यहाँ पर मांडू में जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारी सीरीज है अलग अलग जगह पे, और ये आई थिंक 5-6 किलोमीटर की रेंज में ऐसा पूरा पेरीफेरी में है। तो इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत इंटैक्ट होंगे, अभी भी बहुत अच्छी हालत में होंगे और बहुत कुछ डैमेज भी हो गए होंगे। कि आज की डेट में ऐसे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स ऐसे स्थल होंगे जो मेरे हिसाब से बहुत ही विजिटर्स के लिए कल्चर के हिसाब से जो अभी भी सुरक्षित हैं और इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप गिना सकते होंगे? हाँ, मांडू में जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। जैसे एक रॉयल कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो गया, जिसे हम जहाज महल के नाम से जानते हैं। उसमें अंदर ही अंदर 12 पॉइंट है। जहाज महल के अंदर? जहाज महल के अंदर ही तो जहाज महल है, हिंडोला महल है, चंपा बावड़ी है, टर्किश बाथ है, रॉयल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, पूरा एक कैंपस है, कैंपस बना हुआ है। रेसिडेंस जितने भी रॉयल फैमिली का रहता था वहीं रहता था जहाज महल। अच्छा। उसके बाद एक पूरा ग्रुप ये हो गया रॉयल कॉम्प्लेक्स का, एक रूपमती पवेलियन एक ग्रुप हो गया। तो ऑन द वे आपका इको पॉइंट हो गया, मलिक मुगीज हो गया, दाई माँ का महल, छोटी दाई का महल, बाज बहादुर, रेवा कुंड, रूपमती, ये एक पूरा एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप हो गया। वो एक होता है नीलकंठ ग्रुप। तो नीलकंठ आ गया, उसमें चोरकुंड आ गया, तारापुर गेट आ गया और सोनगढ़ की पहाड़ी, ये एक पूरा ग्रुप आ गया। सोनगढ़ जो किला जो एंट्रेंस से पड़ता है, कल हम लोगों ने उसको विजिट किया था। अभी तो फोर्ट तो नहीं है, वो सिर्फ एक गेट बचा हुआ है। इसके अलावा जैसे आप एक 3 ग्रुप ये हो गए, एक विलेज ग्रुप आ गया जिसमें आपका राम मंदिर, जैन मंदिर, जामी मस्जिद, अशरफ महल और होशन शाह का मकबरा और एक 56 महल, ये एक पूरा ग्रुप आ गया। तो 4 ग्रुप मेन है, हाईलाइटेड पॉइंट है। इसके अलावा भी मांडू में 40 छोटे बड़े महल और भी हैं। 4 सनसेट पॉइंट हैं, 5 सनराइज पॉइंट है। इसके अलावा ट्रैकिंग के लिए, ट्राइबल टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी एक्टिविटी है। ट्रैकिंग की भी 4-5 साइड अलग अलग है। एक ओल्ड मांडू भी है, ये अभी आप जितने भी घूमते हैं ये मांडू का न्यू मांडू है। इसके अलावा एक ओल्ड मांडू, बूढ़ी मांडू भी है, जो यहाँ से खाई के नीचे जाते हैं, 12 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता ट्रैकिंग करके, जब जाके हम बूढ़ी मांडू तक पहुँचते हैं। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, जहाँ तक प्लेन्स एरिया बहुत है तो खेती भी डेफिनेटली करते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पे इनकम सोर्सेज क्या हैं लोकली लोगों के? क्योंकि यहाँ तक मैं जो समझा हूँ यहाँ पर लोग टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे माउंट आबू की जगह देखें या किसी और लोकेशंस पे देखें, यहाँ पे टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। मतलब 60% जो पॉपुलेशन है वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। अच्छा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लोकल फ्रूट्स काफ़ी हैं, जैसे एक सीताफल हो गया, सीताफल पूरा ऑर्गेनिक यहीं पे मिलेंगे और यहीं से काफ़ी सप्लाई होते हैं बाहर भी। अच्छा। फिर एक खिरनी करके आता है, यहीं पे होता है, वो बड़ा स्वादिष्ट रहता है, वो गर्मियों में आता है। किस तरह का फल होता है वो? येलो कलर का आता है, छोटा सा अंगूर के साइज का होता है,
बड़ा स्वादिष्ट रहता है। खीरनी, खीरनी हाँ चंदेरी में भी बहुत फेमस है, चंदेरी अगले एरिया में खाया, बहुत मीठा लगता है, बहुत रसीला रहता है। तो जितने भी ऐतिहासिक जगह रही है वहाँ पे मुगल कालीन ये खीरनी के पेड़ लगाए गए हैं। हाँ, तो जितने भी हिस्टोरिकल पॉइंट रहेंगे जो पुराने हैं वहाँ पे खीरनी के पेड़ मिल जाएंगे। एक्चुअली जो लोग यहाँ पे लड़के हैं या ग्रामीण हैं वो खेतों में काम करते हैं मॉर्निंग में, वही फिर दिन में फील्ड पे भी आ जाते हैं टूरिस्टों को, जैसे कुछ गाइड करते हैं, कुछ छोटी बड़ी दुकानें लगाते हैं रेडी पे। कुछ हर सीज़न के मांडू में फल काफ़ी, तो फल जंगलों से कलेक्ट करके वो बेचते हैं। और हमारे जितने भी फल हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं, वो पुराने झाड़ है काफ़ी सालों से। एक सीताफल हो गया, एक खिरनी हो गया, एक मांडू की इमली है जो खुरसानी नाम से फेमस है। साउथ इंडियन से उसका कुछ रिलेशन ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कुछ नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, अफ्रीकन पेड़ है। हाँ हाँ, तो यहाँ ये लाए गए थे मुगल काल में। एक्चुअल में क्या, मुगल आए थे सूखे प्रदेश से, तो इमली इसका रहता है, इसका बीज रखा मुंह में तो काफ़ी देर तक प्यास नहीं लगती थी, तो इसलिए वो उनके पास रखते थे। और इसमें विटामिन सी काफ़ी रहता था। तो जब वो एक तो गर्म प्लेस से आए थे और फिर पैदल चलते थे, घोड़ों पे चलते थे, तो उसके लिए वो हमेशा अपने पास में रिजर्व रखते थे खुरसानी इमली। खुरसानी इमली तो एक तो ये जब तक पानी नहीं लगा 2 से 3 साल तक ख़राब नहीं होती। अच्छा, तो इसका रख रखाव भी इजीली है, कोई साइज में भी काफ़ी बड़ा है, साइज में भी काफ़ी बड़ा है। टेस्ट में भी कुछ डिफरेंट है क्या? हाँ, ये हल्का सा खट्टा और हल्का सा स्वीट रहेगा और बड़ा टेस्टी रहेगा। ये बेसिकली रूप से अफ्रीकन पेड़ है। और इसका ये सीजन क्या रहता है यहाँ फलने का खास खुरसानी? ये भी स्टार्ट हो गया इसका सीजन। हाँ, तोड़ने का स्टार्ट हो गया, अभी तोड़ना स्टार्ट हुआ, तोड़ना अब स्टार्ट हो गया यहाँ पे। मतलब जो मैच्योरिटी जस्ट पहले का जो सीजन रहेगा वो यार ये स्टार्ट हो गया है। प्लस इसके अलावा एक टेमरू आता है, वो प्योर लोकल यहीं पे मिलता है, इसका जंगली फल है। हाँ। इसके अलावा आप क्या क्या निर्गुणी के बीज हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काफ़ी मिलती है। इसके अलावा गोंद हो गया, तो ये सब कलेक्ट करते हैं ग्रामीण, तो फिर लोकल मार्केट में है, टूरिस्टों को बेचते हैं। तो बहुत सी मेडिसिन है, जैसे धोली मुसली है, आप सफ़ेद मुसली कहते हैं, मुसली बोलते हैं। इसके अलावा निर्गुणी के बीज है, स्वीट तुलसी एक आती है, वो भी यहाँ पे काफ़ी है। ये सब सप्लाई भी करते हैं थोक में, आयुर्वेदिक जो मेडिकल वाले हैं वो ले जाते कलेक्ट करके यहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स देती है क्या? मतलब यहाँ पर जैसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं टूरिस्ट लोकेशंस को, पर्टिकुलर लोकेशंस को प्रमोट करने के लिए, उसको उसकी रीच बढ़ाने के लिए, तो यहाँ मांडू के लिए ऐसे मतलब मेजर ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लिए होंगे अभी रिसेंट में जो चल रहे हो ऐसे कुछ? हाँ, अभी हमारा जस्ट अभी 19 तारीख को हेरिटेज रन होने वाला है, मैराथन। अच्छा, मैराथन रन जस्ट अभी 19 तारीख को, ये दिसंबर में? ये दिसंबर में। आज 12 तारीख है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, एम्प्रोजम खुद ही करवा रहे हैं उसमें। अच्छा। जी, तो हम काफ़ी तैयारी से लगे, सोशल मीडिया में उसकी मार्केटिंग हो रही, काफ़ी दूर से बुकिंग हो गई ऑलरेडी। ओके। तो ये 1-2 साल जो बीच में कोविड का था उसके कारण बंद हो गई थी, लेकिन 3 साल से कंटिन्यू हो ही रहा था। तो ये कितना किलोमीटर का होता है? ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। और ये मांडू रीजन में? मांडू में ये एक्चुअल में क्या प्रमोट करते हैं इसको मांडू के लिए, इसलिए हेरिटेज रन इसका नाम दिया गया है। तो ये रनर्स जो होते हैं लगभग कहाँ से आते होंगे? ये ऑल ओवर इंडिया में से आते हैं। अच्छा। और पिछली बार जब हुआ था कोविड से जस्ट पहले, तो फॉरेन से भी काफ़ी आए थे, फ्रेंच, इटालियन इसको कलेक्ट करने, क्योंकि ये जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है हेरिटेज रन का, गो रन करके उनकी एक कंपनी है, वो काफ़ी रन फॉरेन में भी करवाती है। अच्छा। हाँ, तो उनसे ही हमारा टाइप किया है टूरिज्म ने, तो वो उनके हिसाब से मार्केटिंग करते हैं, तो वो आते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये मुझे आज ही पता चला है कि ऐसा इवेंट भी हो रहा है। जी। इसके अलावा 25 क्रिसमस से यहाँ पे मांडू फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो 5 दिन क्रिसमस के दिन से तो 5 दिन का पूरा एक वो प्रोग्राम रहेगा। कभी ये 7 दिन का भी हो जाता है, लोकल इंटरेस्ट को देख के। मतलब अगर हम चाहें तो न्यू ईयर हम यहाँ मांडू में मतलब बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, आलीशान जगह पे मना सकते हैं। बिल्कुल। इसमें काफ़ी जो इंटरनेशनल बैंड है, जैसे मुक्ति है, इंडियन ओशन है,
ये भी परफॉर्मेंस पहले कर और चुके क्या हैं। क्या इवेंट्स होते हैं इसमें? इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, एयर एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी, ट्रैकिंग पे ले गया है, ट्राइबल फूड, हिस्टोरिकल एक्सप्लोर करवाया जाता है। इसके अलावा घोड़ा सवारी, हॉर्स राइडिंग ये भी काफ़ी कुछ कराया जाता है। तो ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या प्री बुकिंग है, कैसे क्या है मतलब, या कोई इंस्टेंट आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? अब जैसे प्री बुकिंग नहीं भी कराई है तो आप यहाँ भी आके जस्ट बुकिंग करा सकते हैं। ओके ओके, इनका पूरा पैकेज रहेगा? पैकेज रहता है। और अगर पैकेज ना भी है, आपको पर्टिकुलर सिर्फ स्पोर्ट्स एरिया में ही इंटरेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा। पर्टिकुलर एक चीज़ का टिकट आप, ये ऐसा मेरे नहीं लिए है। बहुत अच्छा है। आई मीन मैं तो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड जी, हूँ, और अगर ऐसा मौका मिला तो वैसे भी एंड साल के साथ मतलब साल के अंत में काफ़ी लोग अब कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और सिटी से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये मांडू। अभी काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। इसका कुछ जियोग्राफिकल भी बहुत मतलब मायने रखता है, मतलब जिस तरह से भौगोलिक इसका लोकेशन है और जिस तरह से आसपास की पहाड़ियाँ हैं तो वो भी इसको एक खास जगह बनाती है। चलो मैं क्या, ये विंध्याचल पर्वत की लास्ट श्रृंखला है और मालवा की लास्ट बाउंड्री भी है। इसके जस्ट इधर लेफ्ट साइड आप जाते हैं तो निमाड़ चालू हो जाता है। वो अहिल्याबाई के अंडर में था, जस्ट ये मालवा परमाणु के अंडर में रहा। और चारों तरफ से बाउंड्री वाल से कनेक्ट है, 7 चेक पॉइंट रहते थे, कोई भी किसी भी तरीके से मांडू पे आ नहीं सकता था। अलग अलग जगह चेक पॉइंट रहते थे। तो ये किलाबंदी थी या ओपन फील्ड में? नहीं, किलाबंदी थी। किलाबंदी थी। किलाबंदी थी। अच्छा। और एक्चुअल में क्या, मांडू ये एक आनंद की नगरी थी। हाँ, सिटी ऑफ जॉय। City of मैंने अभी Joy। कल ही एक कार के पीछे देखा, हाँ। बहुत अच्छा लिखा हुआ था सिटी ऑफ जी। जॉय, और सिटी ऑफ लव भी कहते हैं इसको। सिटी ऑफ लव, मांडू के प्रणय की नगरी। पहले मांडू में क्या था, एक मणकेश्वर मंदिर है। अच्छा। तो मंडप ऋषि जो थे उन्होंने मांडू में आके तपस्या की, उन्होंने मांडू का नाम रखा गया था। तो पहले मंडपांचल नाम था, अच्छा। फिर मंडपगिरी, मंडप दुर्ग, फिर सादियाबाद, उसके बाद फिर मांडवगढ़, फिर मांडव, और अब जाके मांडू। तो इतने नाम चेंज हुए हैं मांडू के। बहुत लंबा सफर रहा लंबा सफर मांडू तक पहुंचने का। जी जी जी। और यहाँ पे मैंने सुना है कि मतलब मुगल जो शासक थे उनका काफी योगदान रहा है इस जगह को बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, काफ़ी नाम था। जैसे 2-3 जो मेन है, जैसे जहाज महल है वो उन्होंने बनाया था कि किसने बनाया था ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। गयासुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद हुसैन शाह का मकबरा हुसैन शाह गोरी ने बनवाया था, ये रहा। तो इसके अलावा जैसे ताजमहल में और जो दूसरी चीज़ें हैं वो परमारों ने स्टार्ट, बाद में, उसके बाद नहीं पहले, उससे पहले परमारों ने, बाद में मुगलों का आधिपत्य हुआ था तो उन्होंने उनके हिसाब से एक ताजमहल बनाया था और कुछ चीज़ें रिनोवेशन करवाई थी। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ जो इधर उधर सर्च करने टाइप करने से भी नहीं मिलती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ये एक मालवा रिट्रीट होटल है एंड रिजॉर्ट है, यहाँ रह सकते हैं, रुक सकते हैं, आपको खाने की पूरी व्यवस्था रहेगी। बुकिंग करके आ सकते हैं यहाँ पर। मालवा रिट्रीट के और भी अलग अलग जगह मालवा पर रिट्रीट होटल्स है ना? और मालवा रिट्रीट 2 MP टूरिज्म की हमारी होटल है यहाँ पे मांडू में। इसके अलावा प्राइवेट होटल्स भी हैं काफ़ी, और हर बजट के हिसाब से मांडू में होटल्स मिल जाएगी। मांडू में रह सकता है, कम बजट वाले से लेके हाई बजट वाला सभी मांडू में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमें सजेस्ट करिए कि अभी हमें मतलब कैसा प्लान करें। अभी हमारे पास एक ही दिन है, तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए और किस तरह से हमें कैरी फॉरवर्ड ये पूरा दिन करना चाहिए? मात्र अगर एक ही दिन का अगर आपके पास टाइम है तो जो मैं 4 ग्रुप पहले बताए हैं वो सबसे पहले आप एंजॉय करना चाहिए। एक आपका जहाज महल, एक रॉयल कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप हो गया, एक रूपमती पवेलियन आपका ग्रुप हो गया, एक नीलकंठ ग्रुप हो गया और एक विलेज एरिया ग्रुप हो गया। ये 4 ग्रुप तो आपको घूमना ही है। और शाम को सनसेट, और सनसेट के जस्ट बाद साउंड एंड लाइट शो। ये आपका मॉर्निंग 7 बजे से लेके तो 7:30 बजे तक का ये आपका पूरा एक पैकेज रहेगा एक दिन के लिए, एक फास्ट वाला।
हाँ, और ये जब जो एक दिन में जो आके जाना चाहते हैं वापस, तो उनके लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है ना जी। धार से कनेक्टेड है, इंदौर से भी वेल कनेक्टेड है, तो आप अर्ली मॉर्निंग आकर मांडू धार से मात्र आधे घंटे की दूरी पे है, इंदौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पे है। बॉम्बे से भी अगर आप डायरेक्ट आते तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, एबी रोड से कनेक्ट है। किसी भी तरीके से मांडू चारों तरफ रोड अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी बॉम्बे, गुजरात और एमपी के इंदौर के काफ़ी लोग कंटिन्यू अभी आ भी रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट 1 साल का मांडू में 10 लाख से क्रॉस करने लगा है, इतना डोमेस्टिक टूरिस्ट आने लगा है। अच्छा है, तो मतलब 10 लाख बोले तो बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। और आई थिंक ये अभी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसका एक्सप्लोर होना बाकी है मांडू। इसको और अच्छे से बेहतर किया जा सकता है। लोगों का एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला कि आप जो इवेंट मैनेजर यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम भी वही चाह रहे हैं, जैसे शिमला है, मनाली, इधर बोर्ड लग जाते हैं कि भाई अब हाउसफुल है, एंट्री बंद है टूरिस्टों की, ऐसा हम जा रहे हैं मांडो में भी ऐसा हो। इतना क्लाइंट है कि हम भी क्या भैया अभी बात में आना भी नहीं, ये हिल स्टेशन जैसा डेवलप हो सकता है। मुझे एक तरह से हिल स्टेशन ही लगा था, क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं ना तो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ी होने के बाद में ये पूरा प्लेन एरिया है। तो बारिश में विजिबिलिटी इतना कोहरा होता है कि आपको लगेगा आप किसी हिल स्टेशन पे ही हैं। अच्छा, और हरियाली भी साथ, हरियाली है, कोहरा है, 10 मीटर तक की विजिबिलिटी हो जाती है, इतना कोहरा होता है। रिमझिम बारिश होती रहती है। तो मेन जो सीजन रहता है मांडू का मानसून, उसके बाद ये ठंड का, होली तक काफ़ी अच्छा रहता है, जून बारिश स्टार्ट होते से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने इतना अच्छा सारे इन्फॉर्मेशंस दी हैं, जानकारियाँ दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप आसपास के एरिया में हैं कि आप यहाँ मांडू में पहुँच सकते हैं, आप गूगल पर साइट सर्च करेंगे तो भी आपको मांडू का लोकेशन मिल जाएगा। और ज़रूर आए यहाँ पे, एक्सप्लोर करें। अभी यहाँ पर देखने को, समझने को, सीखने को, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने को बहुत कुछ है यहाँ पर। मैं तो अभी पर्सनली एंजॉय कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे एक्सप्लोर करना है, देखना है। तो जो भी मैं आगे एक्सप्लोर करूँगा आपको ज़रूर शेयर करूँगा उसके बारे में। सारी वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन उसको प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन से रेगुलर मिलते रहते हैं। इसी तरह मिलते रहेंगे फिर अगले किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।